नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आगरा से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि आगरा में ब्लॉगर रितिका सिंह हत्याकांड में एक बड़ा सुराग सामने आया है पुलिस के, और रितिका हत्याकांड में शामिल जो तमाम लोग हैं उनकी जानकारी सामने आ चुकी है। बता दें आपको कि दरअसल रितिका की हत्या के दिन इस हत्याकांड में शामिल तमाम लोगों की जो कॉल डिटेल्स हैं वो पुलिस के हाथ लग चुकी है। और बताया जा रहा है कि रितिका हत्याकांड वाले दिन भी 4 से 5 नंबरों पर हत्यारों की लगातार बात हो रही थी। कॉल डिटेल्स के अनुसार शातिर आकाश गौतम ने रितिका की हत्या के बाद 108 नंबर पर कॉल किया था, और हत्या वाले दिन रोहित शर्मा, राहुल देव, करण, दीपाली, अनिल धर लगातार कॉल पर संपर्क में थे। पुलिस की जांच में इस हत्या में शामिल अभी भी नामों का खुलासा हो सकता है। सूत्रों की माने तो प्रेम प्रसंग और विपुल अग्रवाल की करोड़ों की संपत्ति के लिए रितिका और विपुल की हत्या की साजिश रची गई थी। रितिका की हत्या के बाद हत्यारे विपुल की हत्या करने में कामयाब नहीं हो सके, और अब तक पुलिस इस हत्याकांड में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश जो है वो अभी भी जारी है, और इसी कड़ी में पुलिस के हाथों ये कॉल डिटेल्स निकली है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए ममता भारद्वाज, ब्यूरो चीफ आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुराग इस वक्त पुलिस के हाथ लग रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि कुछ और नाम भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। क्या कहना है, क्या लग रहा है? बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से जो फैशन ब्लॉगर रितिका थी, उसका जिसको जो उसका ऊपर से 4th फ्लोर से उसको फेंक करके और उसको फांसी लगा करके उसकी हत्या कर दी गई थी, ये बड़ा मामला ये था। और उसके बाद लगातार वहां जिनके द्वारा हत्या की गई थी रितिका की, वहां लगातार मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। वही 2 लोग वहां से फरार थे, तो 2 लोगों को कुछ समय बाद पुलिस के द्वारा उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिए गए। अगर बात करें अन्य आरोपियों की, लेकिन पुलिस के द्वारा जब 5 आरोपी हाथ लगने के बाद में भी अभी भी हत्यारे पुलिस की पहुंच से दूर थे। वहीं आज एक नया मामला सामने आया है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। जैसा कि रितिका के परिजनों का आरोप था लगातार कि इस हत्याकांड में सिर्फ ये 5 ही नहीं, बाकी और भी लोग जैसे अनिल धर, सत्यम धर, राहुल देव और करण, ऐसे तमाम कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जो कि जो रितिका के जो परिजन थे लगातार उन लोगों पर आरोप लगा रहे थे। तो ये आरोप आज बिल्कुल सही होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये जो रितिका के परिजनों ने जो कॉल डिटेल, ये सारी चीजें खंगालने के बाद पुलिस को आज दी है, और आज पुलिस के रितिका के परिजन आज एडीजी साहब से मिलने भी आए हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या पुलिस के द्वारा ये जो रितिका के परिजनों का जो आरोप है, जो एकदम सत्य दिखाई दे रहा है, तो पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाए? क्या अन्य लोग जो पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जो एफआईआर में जो जिनके नाम नहीं है, और क्या उन तक पुलिस पहुंच पाएगी? और ममता, इस पूरे केस में पुलिस की भूमिका भी काफी संदिग्ध देखने को मिली है। जैसे कि पहले एफआईआर को लेकर समस्या आई थी कि एफआईआर में जो डिटेल्स डाली गई थी पुलिस के द्वारा, उनमें कमी पाई गई थी, और अब ये कॉल डिटेल सामने निकली है। क्या लगता है पुलिस की जो जांच है वो किस दिशा की ओर जा रही है? क्या पुलिस कर्मियों की जांच से जो रितिका के परिजन है उनका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? क्या वो इस बात से संतुष्ट हैं जिस तरीके से पुलिस जिस रफ्तार के साथ जांच कर रही है इस मामले में? बिल्कुल पल्लवी, यहाँ अगर पुलिस से संतुष्टि की बात करें परिजनों की, तो परिजन पुलिस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार जब जो चीजें एक के बाद एक कड़ी जुड़ती दिखती है, और उसके बाद जो परिजन है वो हत्या के बाद से ही पुलिस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब बात करें, लगातार कई बार इन्होंने आज जब रितिका की जो माँ है उनसे जब हम लोग की बात हुई, तो माँ का सीधे सीधे आरोप था, या जो एसएचओ है, जो थानाध्यक्ष ताजगंज है, उन पर भी आरोप था कि उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि तुम्हें तो हम देख लेंगे। बहुत मीडियाबाजी करा रही है, बहुत मीडिया की सुर्खियों में आ रही हो। और वहीं अगर सीओ मैडम की बात करें, तो सीओ मैडम के पास जब वो बराबर जाते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो उनके द्वारा भी कहा जाता है कि बहुत चक्कर लगा रही हो, अब तुम्हें भी हम देख लें। मतलब लगातार पुलिस के अधिकारी और पुलिस के लोगों के द्वारा उनको बराबर इस तरह की बातें कही जाती है, जो कि परिजन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है उससे। जी, तो ममता, अब जो कॉल डिटेल सामने आई है इससे भी कई नए मोड़ आ गए हैं, कई खुलासे हो रहे हैं। इस पे परिजनों का क्या कुछ कहना है इस कॉल डिटेल को देखकर? फिलहाल परिजन अभी एडीजी साहब से मिलने आए हैं, और उनसे एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिर मुलाकात करके एडीजी साहब से न्याय की गुहार लगाते हैं, क्योंकि अभी बीच में हाल ही में एक मामला फिर आया था सामने कि जो रितिका के जो परिजन थे उनको भी
मारने के लिए धमकी आई थी और उनके घर भी पहुंच गए थे कुछ लोग पुलिस वाले बनकर। तो इस तरह से उनको आशंका है कि जिस तरह मेरी बेटी के साथ ये कृत्य हुआ है, मेरी बेटी की हत्या कर दी गई, तो कहीं हमारे साथ भी इस तरह की कोई घटना को ये लोग अंजाम न दे दें। जी लेकिन ममता, सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि हमने देखा था जब हत्याकांड हुआ उस दौरान बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग खड़े मिले थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के पास सारे साक्ष्य थे, पर इसके बावजूद भी आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। अभी कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं और इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो और उलझती जा रही है। अब जो कॉल डिटेल सामने आई, इसमें कई नाम भी नए सामने आए हैं, तो अब क्या लगता है कि पुलिस को एक नए सिरे से जांच करने की जरूरत है इस पूरे प्रकरण में? बिल्कुल, अगर बात करें आरोपियों की, तो जो मौके पर जो 5 आरोपी थे जिस समय हत्या के वक्त, तो उनमें से 3 मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद 2 और उनको गिरफ्तार कर लिया गया अन्य जगहों से। लेकिन अगर बात करें सही मायने में, तो जो 5 जो हत्यारे जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके बाद भी उनके संपर्क में हत्याकांड के समय पर वहां और भी लोग मौजूद थे, जो कि रितिका परिजनों ने आरोप लगाया है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और आज जो कॉल डिटेल जो सामने आई है, उसके बाद ये चीज साफ हो जाती है कि ये 5 ही नहीं, 5 के अलावा और भी लोग हैं, जैसे कि विपुल अग्रवाल की पत्नी दीपाली अग्रवाल, और बाकी के जो करण है, राहुल है, बाकी कई ऐसे अनिल धर, सत्यम धर, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस घटना के समय पर वहां आसपास ही उनकी कॉल डिटेल फतेहाबाद रोड पर ही आई है। जी चलिए ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि हाल ही में एक ब्लॉगर रही हैं जिनका नाम रितिका बताया जा रहा है। रितिका सिंह की हत्या कर दी गई, निर्मम तरीके से उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें बिल्डिंग के 4थे फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया और साथ ही साथ वो जिस शख्स के साथ रह रही थी उसको भी मारने की कोशिश की गई। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस की जांच जारी है। हालांकि हाल ही में अभी ये कॉल रिकॉर्ड सामने है, इसको लेकर लगता है कि अब पुलिस को एक नए सिरे से जांच शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि कई नए नाम इसमें सामने आ रहे हैं और आशंका है कि अभी और भी गुत्थी सुलझनी बाकी है। खबर अब कानपुर देहात से है, जहां कुछ दबंगों की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर हाथों में कुल्हाड़ी, डंडा लिए ये दबंग दलित महिला और उसके पति को बेरहमी से पीट रहे हैं। कुल्हाड़ी से महिला के पति पर कई वार किए गए और महिला पर भी इन दबंगों ने डंडे बरसा दिए हैं और आसपास के जो ग्रामीण हैं वो मूर्ख दर्शक बने देखते रहे। बर्बरता की हदें पार करते रहे ये दबंग और सभी गांव वाले बस चुप खड़े रहे और तमाशबीन बने रहे। गांव के बीच चौबारे पर एक महिला और उसके पति को इन दबंगों ने जमकर मारा और बेहाल कर दिया। बता दें आपको कि उन्हें अधमरा छोड़कर और लहूलुहान हालत में ये दबंग फरार हो गए हैं। सूचना पर पुलिस ने गंभीर मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब पीड़िता का कोई मेडिकल नहीं कराया गया और निजी मेडिकल कराने के लिए महिला कानपुर नगर के लिए खुद रवाना हुई। कानपुर देहात के रूरा थाने के चिलौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसी घटनाक्रम का वीडियो है जहां पर ये 2 दबंग देखे जा सकते हैं जो इस महिला के साथ मारपीट करते हैं। हाथ में इन्होंने लाठी डंडे लिए हुए हैं और कुल्हाड़ी इनके हाथ में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला पर लाठी से वार किया गया है। दौड़ते हुए ये दबंग महिला की तरफ पहुंचता है और महिला पर वार किया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे वीडियो कितना पुराना है ये? जी ये आपको बता दें, ये रूरा थाना चुना थाना क्षेत्र के तिलौसी गांव का पूरा वीडियो है। ये वीडियो करीब 1 दिन पुराना वीडियो है ये। तो संदीप, इस पूरे प्रकरण को लेकर अब क्या कार्रवाई सामने आ रही है पुलिस की तरफ से? जी आप ये देख रहे हैं कि वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं कि दबंग युवक महिला की पिटाई कर रहा है, साथ साथ उसके पति की भी पिटाई कर रहा है। वहीं जब इस मामले को पुलिस में संज्ञान में आया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दबंग के खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जी संदीप, यहाँ पर यह भी आरोप सामने आया कि महिला का मेडिकल पुलिस ने नहीं करवाया, इसको लेकर क्या खबर सामने आई है? जी वही जब महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किया तो महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन जिला अस्पताल में उसका मेडिकल नहीं हो पाया। वहीं जब महिला का मेडिकल मौके पर नहीं हो पाया तो महिला ने आनंद फानंद में कानपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए पहुंच गई थी। जी तो संदीप, अब क्या कुछ अपडेट सामने आया है और क्या पता चल पाया किस बात को लेकर इन दबंगों ने इस दंपति की पिटाई की है?
जी, आपको बता दें कि क्या नाम है, पड़ोसी का मामला था और कोई जमीनी विवाद लेकर दोनों में बीच में हाथापाई पहले होती रहती थी, लेकिन ये हाथापाई बहुत अधिक हो गई और बीच में जब महिला पति के साथ में हाथापाई हो रही थी, उसी बीच में महिला पहुंच गई और दबंगों ने महिला की भी पिटाई कर दी है। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ दबंगों के द्वारा मामूली विवाद के चलते एक दंपति की पिटाई कर दी गई है। दलित दंपति बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई जारी है। और एरवा कटरा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां उमरैन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कस्बे में जागरूकता रैली निकाली है। यहां पर जनप्रतिनिधियों ने भी इस रैली में भाग लिया और आजादी के अमृत महोत्सव के चलते हर घर तिरंगा अभियान से ये सभी प्रतिनिधि जुड़े हैं और इसी अभियान को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तरीके से मुस्तैद है। और वहीं हर घर तिरंगा अभियान के चलते घर घर तिरंगा लगाए जाने को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उमरैन कस्बे में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत उमरैन कस्बे के मां दुर्गा मंदिर से हुई, तो वहीं इस रैली में सैकड़ों की तादाद में एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस रैली को निकाला है। और आपको बता दें कि तिरंगा रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर कस्बे भर में रैली निकाली और देशभक्ति के गीतों और भारत माता की जय के जयकारों के साथ ये रैली का शुभारंभ किया गया। और इस रैली के दौरान भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, भारत मां की जय के नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि इन तमाम नारों और देशभक्ति के गीतों से पूरा कस्बा उमरैन गूंज उठा। जानकारी देते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा मंडल अध्यक्ष हरि नारायण तिवारी ने कहा है कि जैसे कि देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसी को लेकर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस मौके पर एरवा कटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल, उमरैन के चौकी इंचार्ज के अलावा भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। और उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही बड़े अपराधों को सुलझाने में पीछे रह जाए, लेकिन बड़े ही नेता और मंत्रियों के पैर छुए उनकी गुमशुदा भैंसों को पुलिस तलाशती रहती है। उनके सामने नतमस्तक रहें भले ही, और यूं कहें कि यूपी की पुलिस आम लोगों पर धौंस या यूं कहें वर्दी का खौफ पैदा करने में अव्वल दिखाई देती है। कानपुर आउटर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो वाकई झकझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि घाटमपुर पुलिस एक युवक के घर के अंदर से पकड़कर उसे होटल में बंद कमरे में बेरहमी से पिटाई की गई। और जैसे इन चोरों को पुलिस वालों को यूपी पुलिस और सरकार कोई स्वर्ण पदक प्रदान करे। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि बीते महीने पास ही के गांव के बाहर तालाब में एक युवक का शव मिला था, जिसको देखने के लिए युवक मौके पर पहुंचा था और कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी से हाथापाई की और इसी पर पुलिस ने करीब 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। हद तो ये हो गई कि इन पुलिस वालों ने युवक को 2 दिन तक गांव से कुछ दूरी पर सड़क किनारे बने एक होटल में ले जाकर लात घूंसों से पीटा। इतना पीटा गया कि युवक के पूरे शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। ये पुलिस वाले युवक पर लात घूंसे बरसाते रहे और जैसे इस युवक ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, उस तरह से इस युवक के साथ बेरहमी और बर्बरता की गई है। आप थाने में चौकी में? थाने बीमार है, यहाँ घाटमपुर में होटल से बीमार है। कौन सा होटल, क्या नाम? कृष्ण होटल में नालंदा के पास करते हैं सर। वहाँ खबर अब आजमगढ़ से है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि एम्बुलेंस के अभाव में ठेले पर मरीज को लेकर पहुंचे और इस दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट में घायल होने के बाद इस मरीज को ठेले के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया है। एक्सीडेंट में घायल को नहीं मिली एम्बुलेंस, जिसके कारण ठेले पर उसे ले जाना पड़ा। सीएचसी फूलपुर से रेफर होने पर एम्बुलेंस नहीं मिली और पीड़ित परिजन अब ठेले पर ही दूसरे अस्पताल इस घायल को ले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच घायल ने दम तोड़ दिया है।
और अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर जगह जगह अखाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया, जहां पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए मुस्तैद रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने कड़े निगरानी में ताजियों का जुलूस निकाला गया और जुलूस में अकीदतमंदों ने जियारत कर अपनी अपनी मन्नत मांगी। जुलूस के दौरान काफी तादाद में अकीदतमंद लोग मौजूद रहे। इंतजामिया कमेटी ने शांति व्यवस्था में पुलिस का भरपूर सहयोग भी किया। बता दें आपको कि शाम को ही ताजिया जुलूस करबला पहुंचा, जहां पर ताजिया को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। शिया समुदाय के लोगों ने भी दुलदुल और अलम जैसे के जुलूस निकालकर यादे हुसैन को ताजा किया। मुहर्रम का जुलूस किस तरीके से निकला, क्या प्रशासन की व्यवस्था है? मुहर्रम का जुलूस जिस तरीके से हर साल निकलता है उसी तरह से आज भी तीनों जगह से, बैतुल से, फूल चौराहे से, बावरी मंडी से और बाकी 200 के करीब मन्नती ताज़िए हैं, ये सब लगातार आ रहे हैं और वो तीनों जुलूस 3 बजे के आसपास यहाँ आके वो जुलूस खत्म हो चुके हैं। शाहजमाल करबला अलीगढ़ में स्थित है। यहाँ पे पूरे शहर के ताजिए आते हैं दफन होने के लिए। कुल 99 ताजिए जो है आए, वो सब सकुशल दफन हो गए हैं और सब जगह प्रॉपर ड्यूटी रही, शांतिपूर्वक मुहर्रम का। खबर अयोध्या से है, जहां गौशाला मवेशियों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। गौशाला के अंदर दर्दनाक दृश्य देखने को मिला, जहां पर मरे हुए मवेशियों को कुत्ते नोच रहे हैं। भूख प्यास से ये मवेशी मर रहे हैं और ग्रामीणों का यह आरोप है कि 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीणों ने गौशाला पहुंचकर प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि प्रधान सेक्रेटरी ब्लॉक मसौदा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और ग्रामीणों ने एसडीएम सोहावल को सूचना भी दी। बताया गया है कि गौशाला की दुर्दशा हो चुकी है और ब्लॉक मसौदा में दौलतपुर गौशाला का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दर्जन भर जो गौवंश हैं भूख प्यास से तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं और ऐसे में मरे हुए जो गौवंश हैं उनको यहाँ पर काफी बुरी अवस्था में देखा गया है और कब्रगाह बन चुकी है ये पूरी गौशाला, जिसको लेकर जो आसपास के ग्रामीण हैं उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया है। आला अधिकारियों से इस पूरी बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई। और बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में नगरीय परिषद में बीती रात को नगर निगम की टंकी का लेंटर डाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक से ये पूरा लेंटर भरभरा कर नीचे गिर गया और इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं, जिनको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। और आपको बता दें कि घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक रात को टंकी का लेंटर डालने का काम किया जा रहा था कि अचानक से यह हादसा हुआ। इसमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि ये जो हादसा हुआ उस वक्त ना तो पर्याप्त मजदूर वहां पर मौजूद थे और ना उनकी देखरेख करने के लिए कोई और व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस मौके पर नगरीय परिषद के ग्रामीणों ने मजदूरों को बाहर निकाला है और अपनी निजी वाहनों में अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया है। लगभग 1 बजे तक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन टंकी की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से और अंधेरा ज्यादा होने के कारण सर्चिंग ऑपरेशन को रोक दिया गया। हालांकि ठेकेदार के मुताबिक कहा गया है कि जो मजदूर दबे थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है और अब उसके नीचे मलबे के नीचे कोई भी मजदूर दबा नहीं हुआ है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सही से ये टंकी बनी थी, और अगर सही से बनी थी तो फिर ये गिर कैसे गई। और इसी के साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि ठेकेदार को इनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। इस टंकी को बनाने वाले ठेकेदार से जब बात की गई तो उसने किसी भी लापरवाही से इनकार कर दिया है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि इतनी रात को आके टंकी पर लेंटर डालने की क्या जरूरत थी, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। इज्जत नगर में नगरीय परिषद एरिया में सूचना मिली थी कि एक टंकी का टॉप फ्लोर कोलैप्स हुआ है। तुरंत पुलिस और जो फायर की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे पहुँची है। अभी जो ड्यूटी रजिस्टर से अवलोकन किया है उसमें से 8 मजदूर घायल हैं जो कि हॉस्पिटलाइज करे गए हैं। 2 मजदूर उनको कैरी करके वहाँ लेके गए हैं। बाकी पुलिस की टीम और एम्बुलेंस वगैरह दी गई है। उसके अलावा जो बाकी मजदूर हैं उनकी अटेंडेंस दी गई है, उसमें या तो वो घर पर मौजूद हैं या फिर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम फिर भी फायर से एक बार चेक करवा ले रहे हैं कि उन पर एहतियातन कोई मजदूर या कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है। उसके लिए फायर सर्विस
फतेहपुर में मुहर्रम का जुलूस देखने के दौरान एक घर का छज्जा अचानक से गिर गया है। छज्जा और छज्जे के नीचे खड़े बच्चे, महिलाओं समेत करीब लगभग 20 लोग घायल हो गए हैं। 3 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और जिले के आला अधिकारी जब घटना के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ वहां मौजूद थी। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर भी घायलों के परिजन भड़क उठे हैं। सूचना है कि मौके पर पहुंचे सीएमओ और अस्पताल में लापरवाही की बात उन्होंने स्वीकारी है। साथ ही आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मुराइन टोला इलाके की देर रात की घटना बताई गई। और कौशाम्बी से भी खबर है, जहां भूमाफियाओं का कब्जा करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कौशाम्बी जनपद के सिरातू तहसील में ग्राम सभा शहजादपुर में सुनील सोनी, अनिल सोनी और उनके परिवार वालों को उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उनकी अनुपस्थिति में चारों तरफ बाउंड्री वॉल की तरह तार खींचकर और गेट लगाकर कब्जा किया गया। तो वहीं इस पूरे मामले में प्रार्थी सुनील सोनी, अनिल सोनी और उनके परिवार वालों ने मुख्यमंत्री पोर्टल में ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कौशाम्बी की डीएम साहब सहित कई उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक उनकी जमीन का निस्तारण नहीं हो सका है। 3-4 साल हो गए यहाँ से चले गए। हाँ, टेढ़ी मोड़ पर रहने लगे। हाँ। और ये पहले एक गेट लगा था, फिर दूसरा गेट लगाया, तो उसमें भी चौकी में एप्लीकेशन दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में ये कटीली तार बांध दिया 10 दिन पहले, तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। चौकी में एप्लीकेशन दिया, थाने में एप्लीकेशन दिया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, डीएम साहब को भी आपने ज्ञापन दिया? हाँ, वहाँ। अच्छा, तो किन लोगों ने इस तरह आपके साथ किया? बगल के पंडित जी लोग हैं, ये धीरे धीरे सब करके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इनका क्या नाम है? जयसिंह पांडे। और हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और तार से उसका गला भी कसा गया है। उसका खून से लथपथ शव गांव के ही बाहर खेत पे ट्यूबवेल पर पड़ा मिला है। बता दें आपको कि सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक, फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल एक साथ मिलकर मौके पर पहुंचे और एसपी ने बताया है कि इस घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इस पूरे मामले में टीमें गठित कर दी गई हैं और मामले की पड़ताल की जा रही है। जल्दी ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। आरोपी जो भी होगा उसे गिरफ्तार कर जल्द ही जेल भेजा जाएगा। जनपद के थाना माधोगंज में एक युवक अपने परिवार से अलग गांव के बाहर पंप सेट पर ही रहा करता था। लास्ट उसके घर वालों ने उसको रविवार के दिन देखा था, उनके द्वारा बताया गया। उसके बाद से देखा नहीं है। आज सुबह उसकी डेड बॉडी पंप सेट से करीब 200 मीटर की दूरी पर पगडंडी पर पाई गई है। गले में तार से कसने के निशान है और ऐसा प्रतीत होता है कि सर पर डंडे से वार किया गया है। पास में एक टूटा हुआ डंडा भी पड़ा हुआ है। अभी तक परिजनों द्वारा किसी को पर शंका नहीं जाहिर की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है और शीघ्र ही। और इसी खबर के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।